हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स ट्राई नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको टेस्ट, लॉज और रूल्स इसके ऊपर मैं कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से दोस्तों मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट, लॉज एंड रूल्स के ऊपर मैं कुछ एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा। तो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के अंदर लगभग जितने भी टेस्ट, लॉज एंड रूल्स हैं, उन सब का कंबाइन करके मैंने एक ये स्लाइड बनाई है मैंने। तो थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये पूरी लाइव होती हैं। तो सिंस दोस्तों लाइव क्लासेस हैं, तो आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए भी आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स का अगर एग्जांपल लूँ, तो उनका डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहते हैं, तो ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भी इन इंटर्न्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपना खुद का टाइम टेबल बना के अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी आप जो है यहाँ अनअकैडमी में आके अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर आपको बाद में ऐप में मिल जाएगा, आप उसको बाद में देख सकते हैं। या फिर आपके पास अगर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको आप ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खूबी है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए एजुकेटर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बस सिंपली क्लिक करना रहेगा कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए लाइव क्लासेस का बेनिफिट तो उठा ही रहे हैं, उसके साथ आप जो है एजुकेटर के सामने ही आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। सो ये वो लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको दोस्तों करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं, तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRAM, मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRAM, मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस करवाऊँ, तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में अगर आप 1 मंथ का और एक्स्ट्रा देते हैं तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ ऐड करने पे। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अगर मैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस और ऐड कर दूं तो आपको पूरे 24 मंथ का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो एग्ज़ाम को आने में अभी 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों जब तक काउंसलिंग का टाइम आता है तब तक जो है एम्स के एग्ज़ाम की बारी भी आ चुकी होती है।
तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेगा, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है जो रिसेंट अपडेट है या एग्ज़ाम के बाद की जो फर्दर पढ़ाई का टच है उन सब में भी आप रह सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अगले नीट पीजी के एग्ज़ाम के थ्रू, तो दोस्तों आपकी जो ड्रीम ब्रांच है आप उसके भी जो लेटेस्ट अपडेट हैं आप उसके भी टच में रह पाएंगे अगर आप ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों इस 2 साल के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1 मंथ का ही एक्स्ट्रा पे करना है, तो इससे आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी ये भी मिलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे ये लगता है इसका कि आपका जो ड्रीम ब्रांच है आप उसके भी टच में रह पाएंगे, उसके अपडेट के बारे में आप जान पाएंगे, जो भी नई नई चीज़ें उसमें ऐड हुई होंगी तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है टच में रह पाएंगे। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपके अंदर कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। अपने अंदर जो है दोस्तों जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपने अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। इस रिकॉर्डेड सेशन में दोस्तों मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना आए, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन आता है तो इस रिकॉर्डेड सेशन में तो नहीं, लेकिन मैं ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, उसके अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूल ऑफ हसे इज यूज टू डिटरमाइन। तो रूल ऑफ हसे किसके लिए यूज होता है ये? तो टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फीटस, ये सही है। हाइट ऑफ एन एडल्ट नहीं, रेस ऑफ अ पर्सन नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दोस्तों रूल ऑफ हसे के बारे में जान लेते हैं। तो ए था इसका करेक्ट आंसर, द रूल ऑफ द एज ऑफ फीटस। रूल ऑफ हसे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फीटस फ्रॉम इट्स ग्राउंड टू हील लेंथ इन सेंटीमीटर। तो दोस्तों फीटस के एज के बारे में हम ये इससे पता करते हैं। तो रूल ऑफ हसे ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? एज इन मंथ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए 5 मंथ से कम का अगर कोई फीटस है, कोई प्रेगनेंसी है, तो हम फीटस का एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ, यानी कि मोर देन 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? एज इन मंथ इक्वल्स टू लेंथ इन सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5। अगर हम ये अप्लाई करते हैं दोस्तों तो इससे हमें मोर देन 5 मंथ की जब प्रेगनेंसी होगी तो उसका हम एज पता कर सकते हैं फीटस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एबीओ एंटीजन आर नॉट फाउंड इन। तो एबीओ एंटीजन किसके अंदर नहीं पाया जाता है? सीएसएफ में नहीं पाया जाता है, सीमेन में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, स्वेट में पाया जाता है एबीओ एंटीजन। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एबीओ ग्रुप यानी कि एंटीजन आर नॉट फाउंड इन सीएसएफ। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई लाइक ई कोलाई एंड प्रोटियस एक्सेट्रा में कंटेन सब्सटेंस सिमिलर टू property to A, B and O blood group substance and are likely to validate the test. Secretory system of ABO group secretors जो होते हैं लगभग 80% of population secrete ABO blood group antigen in most of the cells and fluid of body except CSF, whereas non-secretors लगभग 20% of population secrete very little or no blood group substance. Secretors also secrete a substance S, H. So in A blood group AH, blood group B के अंदर BH and O blood group only H substance are secreted. ABO and H group substance are found in high concentration in saliva, semen, vaginal secretion and gastric fluid and in low concentration in sweat, tear and urine. ABO blood group antigen are not found in nerve tissue, epithelial, skin appendages, bone and cartilage. Secretors secrete ABO antigen in all body fluid except CSF. ये जो क्वेश्चन था। तो दोस्तों किस किस के अंदर नहीं पाया था? ABO antigen are not found in ये आप निमोनिक ले सकते हैं ABCC न्यूज, एक चैनल है दोस्तों BCC न्यूज। तो इससे हम याद कर सकते हैं A से हो गया appendages of the skin, B से हो गया bone, C से हो गया cartilage
नेक्स्ट सी से हो गया सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF, और न्यूज से हो गया नर्व टिश्यू। तो दोस्तों ABO ब्लड ग्रुप एंटीजन आर नॉट फाउंड इन नर्व टिश्यू एंड एपिथेलियम, स्किन एपेंडिसेस, बोन एंड कार्टिलेज। तो अब ABCC न्यूज, या आप निमोनिक ले सकते हैं, किस किस के अंदर ABO एंटीजन नहीं पाया जाएगा, इन सब के अंदर नहीं पाया जाता है। और इन सब के अंदर पाया जाता है सलाइवा, सीमेन, वेजाइनल सेक्रेशन, गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड इन लो कंसंट्रेशन स्वेट, टीयर एंड यूरिन। इन सब के अंदर भी छोटा मोटा थोड़े बहुत कंसंट्रेशन में ABO थोड़ा सा ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय। तो स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किससे किया जाता है? न्यूरॉन एक्टिवेशन एनालिसिस नहीं, प्रेसिपिटिन टेस्ट, इससे दोस्तों किया जाता है स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन। बेंजीडीन टेस्ट इससे नहीं होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे नहीं होता है। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड स्टेन, सॉरी, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, इसके अंदर दोस्तों काफी सारे टेस्ट आते हैं। डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन स्टेन, तो इसके भी दो मेथड दोस्तों, केमिकल टेस्ट बेस्ड ऑन H2O2 एंड एंजाइम पेरोक्सिडेज। इसके बेस पे दोस्तों कुछ टेस्ट हैं, जैसे ल्यूकोमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, गुआनाकम टेस्ट, बेंजीडीन टेस्ट, फिनेप्थलीन कैसल मेयर टेस्ट। तो इसको दोस्तों एक निमोनिक से आप याद कर सकते हैं, लो बीपी। तो एल से हो गया LOGBP। तो आप लोग बीपी, इससे आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर बेस्ड ऑन H2O2 एंड एंजाइम पेरोक्सिडेज। तो इसके बेस पे जो है हम ब्लड के स्टेन को डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोकेमिकल टेस्ट, इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? टिकमैन हेमेन क्रिस्टल टेस्ट, टाकायामा हीम क्रोमोजेन टेस्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट, मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ब्लड इन बोथ रिसेंट एंड ओल्ड स्टेन। तो सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट कौन सा है दोस्तों? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट। बाकी टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ब्लड स्टेन। तो ग्रुप जानने के लिए क्या क्या होता है दोस्तों? इम्यूनोलॉजिकल के लिए क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इल्यूजन टेस्ट, एब्जॉर्प्शन इनिबिशन टेस्ट, मिक्स एग्लूटिनेशन, ये भी एक टेस्ट होता है। और दोस्तों एंजाइमोलॉजिकल, इस टेक्निक से यूज करके हम क्या क्या टेस्ट यूज करते हैं? आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, वर्टिकल डिस्क, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्लैब। तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ ब्लड, तो स्पीसीज जानने के लिए प्रेसिपिटिन टेस्ट, लेटेक्स टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंजाइमोलॉजिकल टेस्ट जिसके अंदर आता है LDH, MDH, पेरोक्सिडेज, एस्टरेज। तो ये सारे टेस्ट आते हैं। तो जो क्वेश्चन था दोस्तों, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो प्रेसिपिटिन टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। लोग बीपी ये निमोनिक है, ये दोस्तों एक निमोनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ओल्ड ब्लड स्टेन इज। तो दोस्तों ओल्ड ब्लड स्टेन को टेस्ट करने के लिए जेल डिफ्यूजन नहीं, प्रेसिपिटिन नहीं, एब्जॉर्प्शन इल्यूजन टेस्ट नहीं, बेंजीडीन टेस्ट ये सही जवाब है दोस्तों। तो एक बारी मैं इसको अच्छे से कर देता हूं मैं। तो बेंजीडीन टेस्ट डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं मैं चीजें। तो बेंजीडीन टेस्ट ये था। तो लो बीपी, तो डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन स्टेन, H2O2 एंड एंजाइम पेरोक्सिडेज के बेस पे टेस्ट हैं ये लोग बीपी। माइक्रोकेमिकल टेस्ट के ऊपर ये सारे टेस्ट हैं, जिसके अंदर बेस्ट रिलायबल टेस्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट। और फिर ब्लड ग्रुप के लिए ये सारे टेस्ट हैं, और डिटेक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ ब्लड के लिए ये सारे टेस्ट हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज इज यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट फॉर ब्लड एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा गया एक्सेप्ट। तो दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज के बेस पे वो जो निमोनिक था वो था लो बीपी। तो बेंजीडीन टेस्ट ये भी था, फिनोल्फथालीन टेस्ट ये भी था, ऑर्थोटोलुइन टेस्ट ये भी था, टिकमैन टेस्ट दोस्तों ये नहीं था। तो एक्सेप्ट पूछा गया है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो स्क्रीन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड स्टेन इज बेंजीडीन, फिनोल्फथालीन, कैसलमायर जिसको कैसलमायर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑर्थोटोलुइन टेस्ट, ल्यूकोमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट और फिर गोनेकम टेस्ट। A chemical test depending upon presence of enzyme peroxidase in blood stain which in presence of H2O2 hydrogen peroxidase oxidizes reagent to produce colored compound। तो दोस्तों ये था लोग बीपी तो BPLOG लोग बीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ऑल आर टेस्ट डन ऑन ब्लड एक्सेप्ट। तो ये कौन सा टेस्ट ब्लड के ऊपर नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट पूछा गया है दोस्तों। एसिड फॉस्फेटेट टेस्ट ये दोस्तों नहीं होता है। बेंजीडीन टेस्ट ये होता है। हीमोक्रोमोजेन टेस्ट ये भी होता है। टेकमैन टेस्ट ये भी होता है ब्लड के ऊपर। तो ए नहीं होता है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो एसिड फॉस्फेटेट टेस्ट है इसको सेमिनल स्टेन इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ सेमिनल स्टेन, उसके लिए यूज किया जाता है। तो टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सेमिनल स्टेन इसके लिए क्या क्या होते हैं दोस्तों? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट, एसिड फॉस्फेटेट टेस्ट, फ्लोरेंस टेस्ट, बारबेरियो टेस्ट। तो इसको दोस्तों याद करने के लिए जो निमोनिक है वो है क्रिएट एसिड फास्ट बेसिलाई यानी कि क्रिएट AFB। तो एक आप निमोनिक याद कर सकते हैं सेमिनल स्टेन को टेस्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ये निमोनिक है क्रिएट AFB। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ ब्लड आर, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेटिंग टेस्ट ये यूज होता है। हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट और लेटेक्स टेस्ट, तो ये भी एक यूज होता है। ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों मैंने आपको ये निमोनिक दिया था कि लोग बीपी, और बाकी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए भी कुछ थे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेंजीडीन टेस्ट था एक। रिएजेंट आर बेंजीडीन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ग्रीनिश ब्लू कलर इज ऑब्टेन। तो इस बेंजीडीन टेस्ट के अंदर ग्रीनिश ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन विद ब्लड सब्जेक्टेड टू हीट और कोल्ड and of almost any age. A positive reaction is not proof but a negative reaction rule out presence of blood. Best preliminary test as it detects blood presence in dilution of 1 in 3 lakh. Benzene is a potential carcinogen. तो इसलिए जो है ये पोटेंशियल कार्सिनोजन है, इसलिए अब हम इतना यूज नहीं करते हैं। कैसलमेयर फिनोल्फथालीन टेस्ट यह इज लेस सेंसिटिव बट मोर स्पेसिफिक फॉर ब्लड। टाकायामा हीम क्रोमोजेन क्रिस्टल टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? साल्मोन पिंक कलर हीम क्रोमोजेन क्रिस्टल आर ऑब्टेन। तो पिंक कलर का क्रिस्टल इसके अंदर ऑब्टेन होता है। टेकमैन हीमिन क्रिस्टल टेस्ट, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? ब्राउन रोम्बिक हीमिक क्रिस्टल आर सीन, यानी कि इसके अंदर ब्राउन कलर के क्रिस्टल सीन होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? मोस्ट स्पेसिफिक या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट ये है। बाकी फिर दोस्तों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है। ये सारी चीजें हैं ब्लड को टेस्ट करने के लिए, यानी कि ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए कहीं पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों एसिड फॉस्फेटेट टेस्ट डेटा किया जाता है सेमिनल स्टेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ड्राइड सीमेन स्टेन ऑन क्लोथ्स आइडेंटिफाइड बाय। तो दोस्तों ड्राइड सीमेन स्टेन है यहाँ पे ड्राइड। तो दोस्तों ड्राइड के लिए यूवी रेज का जरूरत पड़ता है, तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा मैं।
स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, यूवी रेज का यूज होता है दोस्तों, इंफ्रारेड रेज नहीं, लेजर नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो व्हेन एग्जामिन अंडर फिल्टर अल्ट्रावायलेट लाइट seminal fluid यानी कि semen shows a fluorescent of bluish white color which is not specific as other albuminous materials such as nasal, leucoreal discharge, detergent and stain of urine also fluorescent. Microscopic identification of spermatozoa is specific and reliable test but is not always successful in old stain क्योंकि इसके अंदर फ्रेजिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ हो जाता है। दो इलेक्ट्रोफोरेटिक LDH latex dehydrogenase isoenzyme method is superior to microscopic detection of spermatozoa. It has its limitation. It is sperm specific and can't be used if azoospermic or vasectomized person are involved in crime. The alternative choice therefore is electrophoretic detection of seminal acid phosphatase. So one confirmatory test should be used with I tartrate acid phosphatase, जिसको I tartric acid भी बोला जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा confirmatory टेस्ट है दोस्तों I tartrate acid phosphatase। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। Fluorescence microscopy based on the principle that Y chromosome is fluorescent to quinacrine can be used for detection of spermatozoa. स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी कि बाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट हीमोग्लोबिन एंड इट्स डेरिवेटिव गिव कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड. It is one of the confirmatory and best tests for identification of blood stain. When a spectrum of light passes through blood, certain color are absorbed and appear as dark band on absorption spectrum. तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बात करी कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं सीमेन स्टेन को। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर माने टू डार्क बैंड बिटवीन डी एंड ई इन येलो ग्रीन रीजन देन इरेज डी इन हाफ द ब्रेथ ऑफ अदर एंड मोर डिफाइंड। यानी कि अगर दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अगर हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाएगा। अगर उसका हम एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हीमोक्रोमोजेन बन जाता है। तो दोस्तों यही चीज फिर हम इससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इफ दीज थ्री स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम स्टेन इट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सो ब्लड। तो ब्लड के लिए दोस्तों हम ऐसे करके डिटेक्ट करते हैं। हम टू एब्जॉर्प्शन बैंड, वन डार्क एंड शार्पली डिफाइंड इन येलो ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन डी एंड ई लाइन, सेकंड फेंटा इन ग्रीन पार्ट। यानी कि दोस्तों मेन यही है कि ब्लड को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं इस टेक्निक से। असेजेबल स्टेन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। A recent blood stain yield all the three spectra, but an old insoluble stain may yield a spectra of हीमोक्रोमोजेन ओनली। यानी कि दोस्तों अगर कोई फ्रेश ब्लड स्टेन होगा तो उसके लिए तीनों बैंड दिखाई देंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का भी बैंड दिखाई देगा, रिड्यूस हीमोग्लोबिन का भी बैंड दिखाई देगा और हीम क्रोमोजेन का भी बैंड दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्टेन होगा तो उसमें सिर्फ हीमोक्रोमोजेन का ही बैंड दिखाई देगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दोस्तों ये ओल्ड स्टेन ये है, फ्रेश स्टेन नहीं है। Carboxyhemoglobin behaves like oxyhemoglobin except that it is unaffected by reducing agent and has the same spectrum so much that the scaled spectroscope is necessary to define the degree of shift towards violet. Methemoglobin is formed in old decomposing stain or in positioning by nitrate, phenacetin, sulfonal, etc. in endogenous cyanosis. Spectrum show 4 band, 1 in red, 2 similar in position to oxyhemoglobin and 4th faint band in green. A reducing agent will change methemoglobin back to hemoglobin and thereafter it behaves as such. तो दोस्तों मेन इस स्लाइड का मतलब यही है कि अगर रिसेंट अगर कोई ब्लड स्टेन है तो उसमें हमें तीनों इसके हमें बैंड दिखाई देंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के भी,
रिड्यूस हीमोग्लोबिन के भी और हीम क्रोमोजेन के भी। लेकिन अगर दोस्तों ओल्ड इंसॉल्युबल स्टेन अगर कोई है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, वो सिर्फ हीम क्रोमोजेन का दिखाई देगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विडमार्क फॉर्मूला हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ। तो विडमार्क फॉर्मूला से हम क्या चीज ब्लड लेवल का मेजरमेंट करते हैं? हम बार्बिट्रेट्स नहीं, कोकेन नहीं, अल्कोहल का करते हैं दोस्तों, बेंजोडाइजापीन नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका मैंने निमोनिक बताया था पीसीआर या फिर सीपीआर, बात एक ही है। तो मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ब्लड या फिर यूरिन अल्कोहल लेवल, तो क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं? एडीएच यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस मेथड, कोजेल्का हाइंस टेस्ट, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, ब्रेथ एनालाइजिंग बेस्ड ऑन द हेनरी लॉ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मेथड, या फिर कैवेट टेस्ट। इसको दोस्तों याद करने के लिए ये एक निमोनिक है KGB कॉप, या फिर KBC से भी याद कर सकते हैं आप। K से हो गया कोजेल्का हाइन टेस्ट, B से हो गया ब्रेथ एनालाइजर, और C से हो गया कोवेट टेस्ट। KBC गैस ADH, या फिर KBC गा, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। तो जब मैं अल्कोहल पढ़ाया था दोस्तों, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था KBC एक निमोनिक बताया था, KBC गा, ऐसे करके मैंने एक आपको निमोनिक दिया था। फॉर्मूला फॉर अल्कोहल लेवल इन ब्लड टिश्यू, ब्लड या फिर टिश्यू, विडमार्क फॉर्मूला, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने जब अल्कोहल पढ़ाया था उसके लिए मैंने आपको पूरा बता दिया था, लेकिन तब भी यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ मैं। विडमार्क develops a formula for calculating quantity of alcohol in body, blood, tissue or urine after equilibrium between blood and tissue and has been reached. It takes into account the size, sex of person, type of alcohol liquor consumed. Formula is A equals to CPR for blood and A equals to 3/4 QPR for urine, where A is weight of alcohol in gram absorbed in body, C is concentration of alcohol in blood in gram per kg, P is body weight in kg, R is constant। तो मेन के लिए होता है 0.68 और वुमेन के लिए होता है 0.5, ये कांस्टेंट है दोस्तों। Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन यूरिन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड सॉलिड टिश्यू इज एक्सप्रेस्ड एज mg%, weight by volume for blood and weight by weight for solid tissue. So 50 gram% weight by volume is 0.05% weight by volume। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 मिलीग्राम अल्कोहल पर 100 ml ब्लड। तो ऐसे करके हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 50 मिलीग्राम परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू 0.05% वेट बाई वेट, इसका मतलब ये हो गया 50 mg पर 100 ग्राम टिश्यू। तो ये इससे हम पूरा पता कर सकते हैं कि कितना जो है ब्लड लेवल है अल्कोहल का, अल्कोहल लेवल इन ब्लड। अ टेबल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विडमार्क फॉर्मूला विच शो अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड अल्कोहल फ्रॉम 10 to 100 ml in increment of 10 ml on x-axis and concentration of alcohol in liquor from 10% to 100% in same increment on y-axis to find out the concentration of alcohol in blood at different time interval by subtracting 15 mg% per hour from blood alcohol concentration. It is possible to get value for following hours। तो दोस्तों मेन इसके अंदर यही बताने के लिए है कि ब्लड के अंदर अल्कोहल लेवल डिटेक्ट करने के लिए A इक्वल्स टू CPR फॉर्मूला है, और यूरिन के अंदर अल्कोहल लेवल को डिटेक्ट करने के लिए A इक्वल्स टू 3/4 QPR फॉर्मूला है। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। और जिसके अंदर R एक कांस्टेंट है, उसका मैन का वैल्यू होता है 0.6 और वुमेन के लिए होता है 0.5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ब्लड अल्कोहल लेवल। तो इसमें से कौन सा एक मोस्ट रिलायबल मेथड है ब्लड अल्कोहल लेवल के लिए? जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी काफ़ी रिलायबल मेथड है। तो कोविड टेस्ट नहीं, ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर नहीं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये दोस्तों काफ़ी रिलायबल मेथड है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर।
स्पर्मिन इज डिटेक्टेड इन सीमन बाय विच टेस्ट? तो स्पर्मिन को टेस्ट करने के लिए बारबेरियो टेस्ट किया जाता है दोस्तों। फ्लोरेसेंस नहीं, एलेजन नहीं, एग्लूटिनेशन, इनिबिशन नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार ये सारे टेस्ट एक बार देख लेते हैं डिटेल में। केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट सीमेन इन स्टेन। तो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? तो पहला टेस्ट लेते हैं फ्लोरेसेंट टेस्ट, डिपेंड ऑन कोलिन। तो सब्सटेंस ऐड, इसके अंदर क्या सब्सटेंस यूज करते हैं? फ्लोरेसेंट सॉल्यूशन। उसके लिए क्या क्या दोस्तों होता है? पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन एंड वाटर। कलर प्रोड्यूस्ड एंड इंटरप्रिटेशन। तो कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा दोस्तों? डार्क ब्राउन rhombic crystal of choline iodide appear immediately resembling hymen but are larger, arranged in cluster, crossed and rosette, etc. Positive test is not proof of seminal fluid but only of presence of some animal or vegetable substrate. Vaginal secretion does not give a positive test. Negative test is a proof that stain is not semen. A positive test is obtained when the stain is decomposed or choline content is low. तो दोस्तों जो निगेटिव टेस्ट है इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट जो स्टेन है वो सीमेन नहीं है। बारबेरियो टेस्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है, मतलब जो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? तो यहाँ पे डिपेंड ऑन और यहाँ पे सब्सटेंस यूज। तो बारबेरियो टेस्ट के अंदर डिपेंड किसके ऊपर करेगा? स्पर्मिन के ऊपर। और सब्सटेंस कौन सा यूज करेंगे हम इसके अंदर? बारबेरियोस रिएजेंट। ये क्या होता है दोस्तों? सैचुरेटेड एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर दोस्तों हम रिजल्ट ये जो है कलर प्रोड्यूस एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कलर प्रोड्यूस एंड इंटरप्रिटेशन। तो येलो नीडल शेप rhombic crystal of spermic picrate, it is positive A1 in azoospermia यानी कि absent of spermatozoa. Sometime pleomorphic nature of cluster form a deposit without any structure. ये इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट। इसके ये डिपेंड करता है दोस्तों क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज के ऊपर। इसका कलर क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों? स्पर्मेटोजोआ कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन डबल द अमाउंट इन एनी अदर बॉडी फ्लूइड ऑफ CPK लेवल अगर मोर देन 400 यूनिट पर ml है इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक ऑफ सेमिनल स्टेन। एंजाइम इज स्टेबल एंड कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड इवन इन ओल्ड स्टेन ऑफ 6 मंथ। नेक्स्ट टेस्ट की दोस्तों बात करते हैं एसिड फॉस्फेटेज क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों? ये एसिड फॉस्फेटेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये कलर क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों? इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट इन ओल्ड स्टेन इन एब्सेंस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेबल स्पर्म एंड एस्पर्मिया। इनिबिशन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज बाय आई टार्टरिक एसिड इज अ वैल्यूएबल स्क्रीनिंग दो नॉट स्पेसिफिक टेस्ट। तो दोस्तों ये हमने कुछ टेस्ट के बारे में जाना कि हम किस किस टेस्ट से हम लोग जो है स्पर्मिन को डिटेक्ट कर सकते हैं सीमेन के अंदर। नेक्स्ट टेस्ट की दोस्तों बात करते हैं जिटलर टेस्ट इज फॉर। तो जिटलर टेस्ट किसके लिए यूज होता है? ड्रॉनिंग के लिए यूज होता है। ये हैंगिंग के लिए नहीं, आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए नहीं, स्ट्रैंगुलेशन के लिए नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जिटलर टेस्ट ड्रॉनिंग के लिए यूज होता है। तो जिटलर टेस्ट इज डन टू एस्टिमेट क्लोराइड कंटेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ हार्ट इन ड्रॉनिंग। लिमिटेशन ऑफ जिटलर टेस्ट: नो वैल्यू इज एटिपिकल ड्रॉनिंग एंड कंजेशन कार्डिक डिफेक्ट as shut and patent foramen oval and if drawing media contains same amount of chloride। तो ये कुछ limitation है। there is progressive loss of chloride from blood after that, therefore the test has to be made within a reasonable short time after that। तो दोस्तों मेन क्या होता है जिटलर टेस्ट के अंदर? हम क्लोराइड का एस्टिमेट करके हम पता कर सकते हैं कि ड्रॉनिंग सॉल्ट वाटर में हुई है या फ्रेश वाटर की ड्रॉनिंग से हुआ है। तो इन ड्रॉनिंग फाउंडिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट, तो लेफ्ट हार्ट में फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग मोर डेंजरस होता है। क्यों? हाइपर वॉल्यूमिया होता है इसके अंदर, हाइपर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन इनटू सर्कुलेशन।
इसके दोस्तों हीमोडाइल्यूशन भी दिखाते हैं, लाइसिस ऑफ आरबीसी भी दिखाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन है, ये इंक्रीज पोटेशियम लेवल हो जाएगा इससे, जिसकी वजह से डिक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड लेवल हो जाएंगे। इन सब की वजह से दोस्तों वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग का कैसे पता करेंगे, इसके अंदर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, सर्कुलेटरी शॉक, पल्मोनरी इडिमा, एज हाइपरटोनिक इनहेल्ड वाटर कॉज लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन इनटू लंग्स, हीमो कंसंट्रेशन क्रेनेटेड आरबीसी, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज मैग्नीशियम एंड क्लोराइड लेवल हो जाएंगे, डेथ ड्यू टू एसिस्टोल और कार्डिक स्टैंड स्टिल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है दोस्तों, वो होता है फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, डायटम टेस्ट इज टू डिटरमाइन डेथ ड्यू टू। तो अगर डायटम टेस्ट है तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हम ड्रॉनिंग कर सकते हैं, हम स्ट्रैंगुलेशन नहीं, हैंगिंग नहीं, बर्न नहीं। तो डायटम टेस्ट से हम ड्रॉनिंग का पता करते हैं, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों डायटम यूनिसेलुलर एल्गी होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, अगर ड्रॉनिंग हुई है तो वो सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो ब्रेन और क्या कहते हैं बोन मैरो के अंदर पहुंच जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है ड्रॉनिंग का। तो ये ड्रॉनिंग इसका करेक्ट आंसर, डायटम टेस्ट एंड जिटलर टेस्ट आर फॉर ड्रॉनिंग डेथ। और दोस्तों इसके अंदर क्या फीचर्स हमें दिखाई देते हैं ड्रॉनिंग के अंदर, क्यूटी सेंसरीना यानी कि गूज स्क्रीन, वॉश वुमेन हैंड, पल्ट ऑफ हेमरेज आर सीन इन ड्रॉनिंग, जिटलर टेस्ट इज ऑल्सो फॉर ड्रॉनिंग। तो दोस्तों ये हैं इसके नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट दोस्तों होता है कि फाइन म्यूकस फ्रॉथ, लेदरी फ्रॉथ मुंह से निकल के आता है, और अगर चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो दोस्तों और ज़्यादा बाहर निकल के आएगा। और दोस्तों पल्ट ऑफ हेमरेज हो गया, और अगर बाकी जिटलर टेस्ट के बारे में बता दिया, और डायटम टेस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट इज फॉर। तो डर्मल नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए यूज होता है दोस्तों, स्पर्म्स के लिए नहीं, ब्लड के लिए नहीं, कोरोसिव के लिए नहीं, गन पाउडर के लिए दोस्तों ये यूज होता है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो गन पाउडर के लिए होता है दोस्तों ये। तो गन पाउडर, जिसको इसका दूसरा नाम है पैराफिन टेस्ट, पैराफिन और डर्मल नाइट्रेट टेस्ट इज नाउ एन ऑब्सोलीट टेस्ट which was earlier easier to determine if a suspect has discharged a firearm by testing or for presence of nitrate not heavy metal। तो दोस्तों ये गन पाउडर, जैसे मान लीजिए बंदूक चलाई है तो यहाँ पे थोड़ा सा गन पाउडर लग जाता है, तो हम इससे हम पता कर सकते हैं डर्मल नाइट्रेट टेस्ट से कि डिस्चार्ज हुआ है गन पाउडर का या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल इज फॉर। तो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल किसके लिए होता है दोस्तों, ये डिटेक्टिंग पॉइजनिंग नहीं, एस्टिमेटिंग द एज नहीं, फाइंडिंग आउट टाइम सिंस डेथ नहीं, डिटेक्टिंग क्राइम दोस्तों इसके लिए होता है। तो डी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो लोकार्ड प्रिंसिपल इस बार के क्वेश्चन में भी आया था दोस्तों, नीट के एग्जाम में भी, कि लोकार्ड प्रिंसिपल किसके लिए होता है दोस्तों, डिटेक्टिंग क्राइम, क्योंकि ये बताता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर देयर इज ऑलवेज सम ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर। तो यूजफुल इन क्रिमिनल केस एज रेप। तो इन सब में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे दो टर्मोलॉजीज हैं, ए और बी। हम इसका पता करते हैं कि ये कौन सा रूल है। नो टू फिंगरप्रिंट आर अलाइक, नॉट इवन दोज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन। दोस्तों ये कौन सा रूल है, ये दोस्तों रूल है क्यूलेट रूल। क्यूलेट रूल। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, रफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एज ऑफ फीटस बाय मेजरिंग इट्स क्राउन टू हील लेंथ इन सेंटीमीटर। फर्स्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये दोस्तों 5 है, फर्स्ट 5 मंथ।
तो दोस्तों ये 5 है। तो फर्स्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है दोस्तों, एज अगर हमें पता करना है फीटस का तो अंडर रूट ऑफ लेंथ देखा जाता है, और अगर लास्ट 5 मंथ की बात कर रहे हैं तो एज लेंथ डिवाइड बाई 5। तो एज एस्टिमेशन कैसे करेंगे, लेंथ जो सेंटीमीटर होगी डिवाइड बाई 5। तो दोस्तों ये कौन सा रूल है, ये है रूल ऑफ हसे, रूल ऑफ हसे। तो 2 रूल के बारे में जाना हमने दोस्तों, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये था क्यूलेट रूल। इसने कहा था इन्होंने कहा था नो 2 फिंगरप्रिंट आर अलाइक नॉट इवन दोज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्प्यूटेड मैटरनिटी कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट की बात चल रही है, तो ब्लड ग्रुपिंग से हम कर सकते हैं, मैटरनिटी का डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, HLA टाइपिंग से भी कर सकते हैं। प्रिसिपिटिन टेस्ट से हम नहीं कर सकते हैं, ये मैंने बताया था स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग से भी कर सकते हैं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रिसिपिटिन टेस्ट इज टू डिफाइन द स्पीसीज ऑफ अ स्टेन ऑफ ब्लड अंडर एग्जामिनेशन, दैट इज वेदर इट इज बिलोंग टू ह्यूमन और अदर एनिमल। फॉर सेटलिंग डिस्प्यूटेड मैटरनिटी या फिर पैटर्निटी टेस्ट यूज अ ब्लड ग्रुपिंग, ABO या फिर MN या फिर RH सिस्टम, LHA टाइपिंग या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया इन गुस्टाफ्सन मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज। तो दोस्तों गुस्टाफ्सन मेथड के अंदर मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया कौन सा है, सिमेंटा पोजीशन नहीं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट है दोस्तों काफी ज्यादा रिलायबल मेथड, एट्रीशियो ये भी नहीं है, रूट रिजॉर्प्शन नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये चीज मैंने आइडेंटिफिकेशन वाले टॉपिक के अंदर भी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको निमोनिक दिया था, वो था स्क्रिप्ट, या फिर एक मैंने दिया था स्क्रिप्ट, और एक दोस्तों मैंने निमोनिक था आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एक निमोनिक ये भी दिया था। कोई भी आप निमोनिक याद कर सकते हैं आप। तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, चलिए। तो एस से मैंने आपको बताया था, एस से मैंने बताया था सेकेंडरी डेंटिशन, सी से मैंने बताया था सीमेंटम, पोजीशन, आर से बताया था रूट रिजॉर्प्शन, आई से मैंने बताया था एट्रीशन, पी से बताया था पैराडेंटोसिस, और टी से बताया था मैंने ट्रांसलूसेंसी। ये दोस्तों बेस्ट है, और दोस्तों ये 30 साल की उम्र के बाद से किया जा सकता है, आफ्टर 30 years। आफ्टर 30 years तो आप ये निमोनिक ले सकते हैं। ये दोस्तों मैंने बताया है, ये दोस्तों मैंने बताया था मेथड ऑफ एज एस्टिमेशन बाय टीथ, मेथड ऑफ एज एस्टिमेशन बाय टीथ। तो बी है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रूट, ये बेस्ट मेथड है। गुस्टाफ्सन मेथड इज यूज फॉर एज एस्टिमेशन ऑफ अडल्ट ओवर 21 years डिपेंडिंग ऑन फिजिकल चेंजेस इन डेंटल टिश्यू।
इट हैज 6 पॉइंट विच आर, ये निमोनिक एक क्रैप्स करके भी है, लेकिन मैंने आपको एक निमोनिक दिया है वो है स्ट्रिप। मोस्ट रिलायबल फीचर इसका क्या है? कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट इज रूट ट्रांसपेरेंसी। इट इज नॉट सीन अंटिल एज 30 ईयर, it is not seen until above 30 years of age. Its principal weakness lies in determination of the result by subjective examination. तो दोस्तों मेन है कि हम कौन सा मोस्ट रिलायबल मेथड है, वो है रूट ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों ये जो स्क्रिप्ट मैंने जो 6 पॉइंट्स बताए हैं, इसके बारे में डिटेल में एक बार आपको बता देता हूँ। तो काफ़ी खोजने पे दोस्तों ये मिला था मुझे, तो बता देता हूँ मैं। एट्रीशन ड्यू टू वियर एंड टीयर फ्रॉम मेस्टिकेशन, upper surface of teeth is destroyed gradually, first involving the enamel, then dentine, and at last pulp is exposed in old age. It depends on the functional use of teeth and also upon the hardness of the enamel. Periodontosis के बारे में बताया तो regression of the gums and periodontal tissue surrounding the teeth make place in the advancing age, gradually exposing the neck and the adjacent part of the root, due to which the teeth become loose and fall off. Poor oral hygiene increase periodontosis. Secondary dentine क्या है? It may develop from the wall within the pulp cavity and decreases the size of the cavity. First, it is deposited at the pulp chamber and gradually extend downward to the apex and may completely fill the pulp cavity. This is partly due to aging and partly due to pathological condition like caring and periodontosis. Cementum apposition क्या है दोस्तों? The cementum increases the in thickness, particularly due to changes in the tooth position, especially near the end of the root. Secondary cementum is slowly and continuously deposited throughout the life and form incremental lines. Incremental lines appear as cross striated on the enamel of teeth due to cementum apposition and are thought to represent daily incremental of growth. The age can be calculated by counting the number of lines from the neonatal line onwards. This is mainly applicable to infant. Root resorption, it involves both cementum and dentine, which shows characteristically sharp grooves. Absorption of the root starts first at the apex and extended upward. It usually occurs in late age. It may be due to pathological process. Transparency of the root, it is not seen until above 30 years of the age. The canal in the dentine are at first white. With age, they are filled by mineral so that they become invisible and the dentine become transparent. It is the most reliable of all criteria. तो दोस्तों काफ़ी खोजने पे मेरे को इन 6 के बारे में ये स्लाइड मिली थी। तो सिंस यहाँ पे जो है स्क्रीन आ जाती है, हमारी स्क्रीन आ जाती है इधर पे, तो मैंने पढ़ के बता दिया आपको, ताकि आप इसको आप बाद में एक जगह नोट कर लो, तो आपको ये पूरा इधर के नोट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों एज एस्टिमेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पे कुछ मेथड और है, उसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो एक आता है स्टैक मेथड। स्टैक मेथड क्या होता है दोस्तों? यूज्ड इन इन्फेंट। इन्फेंट में यूज होता है दोस्तों। वेट और हाइट ऑफ टीथ का यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ वेट एंड हाइट ऑफ टीथ। नेक्स्ट मेथड होता है दोस्तों बॉयड्स मेथड, बॉयडीज मेथड। ये क्या करता है दोस्तों? इंक्रीमेंटल लाइंस के ऊपर ये यूज होता है। यूज इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ लेंथ। फिर आता है दोस्तों लिमेंटिंग मेथड। फिर आता है दोस्तों लिमेंटिंग मेथड। ये क्या करता है? यूजेस gingival recession
और क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलूसेंसी। तो ये पूरी बात चली दोस्तों मेथड ऑफ एज एस्टिमेशन बाय टीथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, मेथड ऑफ एज एस्टिमेशन बाय टीथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करते हैं। एंड करने से पहले स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, इससे हमें अचीवमेंट मिलेगी। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क तो यही है कि आप जो है, हार्ड वर्क तो दोस्तों ये कहता है कि अगर आप डेली 6 से 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क क्या करते हैं दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस 8 से 10 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 5 घंटे का एक पार्ट और 4 से 5 घंटे का एक पार्ट, 4 से 5 घंटे का जो एक पार्ट है उसको आप थ्योरी में दे दीजिए और दूसरा 4 से 5 घंटे का एमसीक्यूज टेस्ट या फिर ग्रैंड टेस्ट दे दीजिए। दोस्तों अगर आप ये करते हैं तो इसमें आप स्मार्ट वर्क ये कर सकते हैं कि आप शाम के 3:30 बजे से आप ग्रैंड टेस्ट दीजिए। तो एट 3:30 PM। इससे क्या होगा दोस्तों, जो नीट पीजी का जो एग्जाम होता है वो शाम के वक्त में होता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, वो रात में पढ़ाई के लिए दिन में सोते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या हो सकता है, अगर आप 3:30 बजे के आसपास अगर आप सो रहे होते हैं या उस टाइम पे कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो दोस्तों एग्जाम के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप सोने की आदत बना के रखें तो दोस्तों अचानक से आपको जो है अपना शेड्यूल बदलना पड़ेगा एग्जाम से पहले, तो उससे क्या है थोड़ी सी पढ़ाई हैम्पर हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी से ही शाम के 3:30 बजे से अगर आप ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो इससे होगा दोस्तों ये कि आपका माइंड 3:30 बजे से एकदम शार्पली आपका ब्रेन काम करेगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अपना कोई भी शेड्यूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम के टाइम पे आपका जो ब्रेन है 3:30 बजे से एकदम शार्पली काम करना स्टार्ट करेगा, तो आपको कोई नींद का कोई चक्कर ही नहीं आएगा। तो ये आप कर सकते हैं स्मार्ट वर्क में। तो अगर आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क अगर आप करते हैं तो आपका अचीवमेंट 100% आपको मिलेगी। तो दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है। इस रिकॉर्डेड सेशन में मैं आपके कोई डाउट तो क्लियर कर नहीं पाऊंगा, या तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत ना आए। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो दोस्तों मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूं, वहां पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करना। मेरा कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की, तो 24 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको फोकस करूँ, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं 22,500। अगर आप इसके ना 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस और ऐड कर दो तो ये आपको पड़ेगा 4,500। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा ऐड कर देने से आप ये पूरे 2 साल के चार्जेस के बराबर बन जाता है। यानी कि आपको पे करना है एक तरीके से 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए कहता हूँ ताकि नीट पीजी का एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो दोस्तों 8 महीने के बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों तब तक एम्स के एग्ज़ाम की बारी भी आ चुकी होती है। तो दोस्तों एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सको, इसलिए दोस्तों हम इस सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करते हैं। इससे दोस्तों 1-2 फायदे ये भी मिलेंगे कि एक तो पढ़ाई के टच में भी रहोगे, प्लस आपका जो ड्रीम ब्रांच है दोस्तों, जैसे मान लीजिए रेडियोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी ऑप्स है,
ऑर्थोपेडिक है, या कोई भी अगर आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आप उनकी क्लासेस लेते लेते आप जो है अपने काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी और ज़्यादा स्ट्रांग बना लेंगे। रिसेंट अपडेट से भी आप वाकिफ़ रहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी उस ड्रीम ब्रांच के ऊपर पकड़ आप मजबूत कर लेंगे। तो दोस्तों इसलिए ये सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग फैला हुआ है, ऐसे में यही हिदायत दी जाती है कि सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। तो ऐसे में हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो है एजुकेटर के सामने MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी साथ आज की ये सेशन एंड करता हूँ, अगली बार एक नए सेशन के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।